मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1858 को पहली बार लगभग आधे भारत में ब्रिटिश शासन ने हस्तक्षेप किया। वह हस्तक्षेप पूरी तरह अनधिकृत और अवैध था, अवैधानिक था और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार वह एक अपराध था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ के लिए बाहरी एवं अजनबी थे तथा भारत में उनका कोई भी नागरिक अधिकार नहीं था। इसलिए यहाँ ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप पूरी तरह अवैध था। परंतु फिर भी उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना नहीं होने के कारण मनमानी करते हुए अपनी कंपनी के लोगों के द्वारा फैलाए गए जाल को वैधता देने के लिए इंग्लैंड के शासन ने 1 नवंबर 1858 को भारत में हस्तक्षेप किया। लगभग आधे भारत में उन्होंने अपना शासन स्थापित करते हुए रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि आज से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। उसके बाद माउंटबेटन 1947 ईस्वी तक इंग्लैंड के आखिरी वायसराय रहे। इस प्रकार लगभग 90 वर्ष तक लगभग आधे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया और हमारी वीरता के कारण, क्रांतिकारियों की वीरता के कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता के कारण, भारतीय सेनाओं में नेताजी के कारण उभरे देशभक्ति के ज्वार के कारण और नौसैनिकों पर चले लाल किले में चले मुकदमे के कारण जो सेना में असंतोष उभरा, उसकी खबर पाकर तथा 2 महायुद्धों में भारत की सेना की शक्ति देखने के कारण, उससे प्रभावित होने के कारण और फिर स्वयं ब्रिटेन में लेबर पार्टी की विजय के कारण, जिसने कि पहले ही घोषणा कर रखी थी कि हम डिकॉलोनाइजेशन शुरू करेंगे और सभी कॉलोनियों से हट जाएंगे, और अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैंड की सहायता की ही इसी शर्त पर थी कि तुमको अपने सारे ही उपनिवेश समाप्त करने होंगे। और इंग्लैंड में ये जोरों से मांग उठी थी कि हमको पहले अपने इंग्लैंड की रक्षा करनी चाहिए। ये उपनिवेश वगैरह बनाने में हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे लड़के लड़ाइयों में पूरी तरह मर रहे हैं और ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए जाना उनकी विवशता थी और उन्होंने अपने जो सबसे प्रिय लोग थे उनसे संधि करके नेहरू जी को प्रधानमंत्रित्व देकर पावर का ट्रांसफर आधे भारत के लिए किया। शेष भारत उस नए संघ के साथ राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ गया। सरदार पटेल की और भारतीय राजाओं की दोनों की देशभक्ति ही इसमें कारण रही। लेकिन मुख्य बात यह है कि 90 वर्ष तक लगभग आधे भारत में अंग्रेजों का अनुचित, अवैधानिक, विधि विरुद्ध हस्तक्षेप समाप्त करने में हमारी वीरता के बाद जब उन्हें यहाँ से भागकर जाना पड़ा और हमारा अपना शासन यहाँ स्थापित हुआ, उस समय जिन लोगों के हाथ में पावर का ट्रांसफर हुआ था, उन्होंने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए उसे स्वाधीनता दिवस कह दिया, इंडिपेंडेंस डे, और 75 वर्षों से यही शब्द चल रहा है। लेकिन इससे नई पीढ़ी को बहुत सारे भ्रम होते हैं। एक तो ये लगता है कि अच्छा, तो लगता है कि हम पहली बार 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए हैं, इसके पहले शायद लंबे समय से हम गुलाम थे, पराधीन थे आदि। बहुत से अपने को देशभक्त कहने वाले संगठनों ने यह भाव भी पुष्ट किया है कि 1000 साल तो मुसलमानों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। अब उनके मन में भावना होगी, लेकिन जो वो कहते हैं वो अपराध है और झूठ है। इतना देश के विषय में झूठ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। भारत एक करोड़ों वर्ष से स्वाभाविक राष्ट्र है, प्राकृतिक राष्ट्र है, नैसर्गिक राष्ट्र है। जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गोलवलकर गुरु जी कहते थे, और जैसा इधर
प्रोफेसर कुसुमलता केडिया ने अपने अनेक सशक्त व्याख्यानों में बारंबार सप्रमाण पूरे विस्तार के साथ, पूरे संदर्भ के साथ स्पष्ट किया है। इस नैसर्गिक राष्ट्र भारत को सिकोड़ने का काम जरूर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की मिलीभगत और गांधी नेहरू जी की उसमें सहभागिता, चाहे वो लोभवश रही हो, भयवश रही हो, जिस कारण से भी रही हो, उस सहभागिता के कारण सबसे सिकुड़ा हुआ हिस्सा बचा। तो वो भारत के सर्वाधिक सिकुड़न का दिन तो है, लेकिन चलिए, वीर लोग अपनी कमी का रोना नहीं रोते, बल्कि पुनः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने आह्वान भी किया है, हम सब लोगों ने उस आह्वान में अपना स्वर मिलाया है। पुनश्च जम्बूद्वीप, हम पुनः भारत की सीमाओं को वहां तक ले जाएं जैसी वो सदा से प्राचीन काल से थी। ये तो अलग बात है, लेकिन अभी जो बात चल रही है कि ये नेहरू जी और गांधी जी के सहयोग से इसको स्वाधीनता दिवस कहना शुरू हुआ, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही बड़ा खुशी का क्षण था। लेकिन खुशी हम अगर उसे मनाएं भी तो किस रूप में मनाएं? तो उस दिन उनको भागना पड़ा। तो या तो हम 15 अगस्त 1947 को फिरंग पलायन दिवस कहें, या जैसा पहले होता था कि हुणों पर विजय हुण विजय कहलाती थी, म्लेच्छों पर विजय म्लेच्छ विजय कहलाती थी, हमारे राजा कहते थे म्लेच्छ विजय, हुण विजय। तो इस तरह फिरंग विजय दिवस 15 अगस्त 1947 क्या है? फिरंग विजय दिवस। और अगर इस शब्द से लोगों को यह भ्रम हो कि इससे फिरंगियों की विजय का अर्थ होता है, तो फिरंग पलायन दिवस कहें, तो उससे पता चलेगा कि यह एक अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है। इसमें अत्यंत वैभवशाली चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। इसके बाद इसके कई हिस्सों में समय समय पर अत्यंत प्रतापी राज्य रहे हैं। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जो मूल रूप में भारत है वो संपूर्ण यूरोप के बराबर है। वर्तमान भारत भी यूरोप के 34 देशों के बराबर है। इसलिए जैसे वहां अलग अलग इलाके के राज्य रहे हैं, तो यहाँ भी कहीं राजपूतों के अलग अलग राज्य हैं, कहीं मराठों के राज्य हैं, उसके पहले चोलों के, चालुक्यों के, पांड्यों के, सातवाहनों के, हम सभी जानते हैं। विभिन्न सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी हमारे प्रतापी सम्राटों ने भव्य साम्राज्य स्थापित किए। और जिसे सुदूर पूर्व कहा जाता है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सभी हम सब जानते हैं कहाँ तक हमारा साम्राज्य था। तो ये भारत एक अत्यंत प्राचीन स्वाभाविक नैसर्गिक राष्ट्र है। और इसमें थोड़े समय के लिए, 90 वर्षों के लिए, लगभग आधे भारत में फिरंगियों ने, जो कि बाहरी और अजनबी थे, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध हस्तक्षेप किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार एक गंभीर अपराध है। हमारी वीरता से और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के भी कारण उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 क्या है? फिरंग पलायन दिवस, या अगर अपनी ओर से कहना है तो वो हमारे लिए फिरंग विजय दिवस। उस दिन हमने फिरंगियों पर विजय प्राप्त की। तो 15 अगस्त 1947 के लिए दो ही विशेषण ठीक हैं, या तो फिरंग विजय दिवस कहा जाए या फिरंग पलायन दिवस कहा जाए। चूंकि फिरंग विजय मैंने एक अपने मित्र से कहा, तो उन्होंने कहा कि इससे साधारण लोग जो ज्यादा व्याकरण नहीं जानते उनको ये भ्रम होगा कि फिरंगियों की विजय हुई। लेकिन हमारे यहाँ तो संस्कृत में लगातार विशेषण है, हुण विजय, म्लेच्छ विजय। तो उसमें कहा जाता था हुण विजय का अर्थ है कि हुणों पर विजय प्राप्त की, है ना। सम्राट विक्रमादित्य ने क्या किया? शक विजय, शकों पर विजय प्राप्त की। तो ये व्याकरण सम्मत प्रयोग है। तो या तो उसे फिरंग विजय दिवस कहा जाए 15 अगस्त 1947 को। 75 वर्ष तक हमने एक गलती की, मैं कोई किसी की भी आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूं। उत्साह में, उल्लास में, अपनी क्षणिक सफलता, तात्कालिक सफलता के अतिरेकी उत्साह में उसको स्वाधीनता दिवस कहते रहे। अब जो बीत गया। ये एक विशाल राष्ट्र है, इसका विराट इतिहास है, लगातार वैभवशाली, गौरवशाली इसमें साम्राज्य होते रहे हैं। तो सही शब्द चुनना चाहिए। भाषा की, व्याकरण की भी यहाँ प्रशस्त परंपरा रही है, ज्ञान की परंपराएं तो रही ही हैं। तो हमें सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए और इसको फिरंग विजय दिवस
के रूप में ही मनाना चाहिए। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो वीर भी हैं और तेजस्वी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जो इस समय केंद्र में शासन में है, ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि 15 अगस्त 1947 को फिरंग विजय दिवस अथवा फिरंग पलायन दिवस, जैसा आपकी समझ में आए। उद्देश्य ये है कि उस दिन हमने अंग्रेजों को यहां से भागने को विवश कर दिया, तो वो 90 वर्षों के लिए लगभग आधे भारत में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने वाले अंग्रेजों पर हमारी विजय का दिन है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, नई पीढ़ी को सम्यक ज्ञान करा सकने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा आए दिन स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस रखने से भारत की नई पीढ़ी को ये लगेगा कि जैसे उसके पहले हम शताब्दियों परेशान थे, शताब्दियों, हजारों साल से पराधीन थे, गुलाम थे, कुछ भी फैल जाएगा। तो इससे भारत राष्ट्र के साथ अन्याय होगा, उस महान राष्ट्र के साथ अन्याय होगा जिसमें भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के बाद भी लगातार धर्मराज युधिष्ठिर और उनके बाद इतने सारे महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, प्रद्योतों के, मौर्यों के, सातवाहनों के, आंध्रों के, चोल, चालुक्य, मालव, एक से एक प्रतापी सम्राट लगातार होते रहे हैं, जिन्होंने दूर दूर तक भारत का साम्राज्य फैलाया। दूर दूर तक भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अर्थ है जिसे इन दिनों हिंदू कहा जाता है, वो हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म का आधिपत्य विश्व के अनेक देशों में फैलाया। तो इतना महान राष्ट्र जिसका इतना गौरवशाली इतिहास, जो सदा ही अपराजेय राष्ट्र रहा है, उसके लिए स्वाधीनता शब्द का प्रयोग अनुचित है। कोई दुष्ट आए, उन्होंने भीषण घिनौने अत्याचार किए, तो वो ठीक है, उसका उसी तरह वर्णन करना चाहिए जो अत्याचार उन्होंने किए। उचित तो ये था कि भारत की सरकार या तो 1947 में ही करती, या वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर इंग्लैंड से क्षतिपूर्ति का दावा करें, जो अरबों डॉलर में बैठेगा या अरबों पाउंड में बैठेगा, कि बिना किसी अधिकार के ब्रिटिश शासन ने 1858 में भारत में हस्तक्षेप किया और 90 वर्ष तक आधे भारत में शासन किया। तो इसलिए भारत के जो जान माल का नुकसान किया, जो संपत्ति का क्षय किया, जो यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, बिना किसी भारतीयों के किसी अपराध के बिना, किसी दोष के बिना जो ये सब किया है, वो बहुत ही गंभीर अपराध है। उसके लिए ब्रिटेन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्षमा याचना करे और साथ ही क्षतिपूर्ति करे, ये मांग होनी चाहिए। लेकिन हमको ये स्वाधीनता दिवस कहना अब बंद कर देना चाहिए। फिरंग विजय दिवस या फिरंग पलायन दिवस, या आपको विजय में लगे कि इससे भ्रम पैदा होगा तो फिरंग पराजय दिवस ये कर लो। इन तीन में से फिरंग विजय दिवस, अगर फिरंग विजय से ये भ्रम होता है कि फिरंगियों की विजय हो गई तो फिरंग पराजय दिवस अथवा फिरंग पलायन दिवस, ये तीन नाम हैं। भारत सरकार को परामर्श पूर्वक, विवेक पूर्वक, राष्ट्र के भविष्य का ध्यान रख के, राष्ट्र की युवा जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, उसको तेजस्वी, तेज संपन्न, अपने इतिहास के ज्ञान से संपन्न, अपने इतिहास के प्रति आत्मगौरव के भाव से संपन्न बनाने के लिए खूब सोच विचार कर सम्यक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये स्वाधीनता दिवस शब्द प्रयोग अब बंद होना चाहिए। विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड का लगभग, जैसे ये भारत का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में रहा 90 वर्ष, तो इंग्लैंड का भी लगभग 1/3 से अधिक हिस्सा फ्रांस के कब्जे में 136 वर्ष रहा। लेकिन उसकी मुक्ति के बाद इंग्लैंड तो उसे अपना स्वाधीनता दिवस नहीं कहता। फ्रांस से अपने 1/3 से अधिक हिस्से को मुक्त कराने के बाद इंग्लैंड ने कभी उसे अपना स्वाधीनता दिवस नहीं किया। स्वीडन ने 1523 ईस्वी में डेनमार्क से मुक्ति पाई, लेकिन स्वीडन उसे स्वाधीनता दिवस नहीं कहता। इटली ने 1515 में फ्रांस से मुक्ति पाई, लेकिन वो उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाता।
स्पेन ने भी फ्रांस से 1659 ईस्वी में मुक्ति पाई, लेकिन वो इटली स्वाधीनता दिवस नहीं कहता उसे। स्वयं स्पेन ने फ्रांस से 1659 ईस्वी में मुक्ति पाई, पर स्पेन उसको स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाता। और इटली, सिसिली, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान आदि ने उस्मानों के मुस्लिम साम्राज्य से 1529 से 1565 ईस्वी तक अलग अलग वर्ष में एक एक करके मुक्ति पाई, लेकिन न तो कभी इटली उसे स्वाधीनता दिवस कहता, न सिसिली कहता, न नेपल्स कहता, न फ्लोरेंस कहता, न वेनिस कहता, न मिलान कहता। इनमें से कोई भी राज्य स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाता, जबकि उस समय उस्मान राज्य से यानी मुस्लिम शासन से उनको मुक्ति उसी समय मिली है। 16वीं शताब्दी में इन राज्यों को मुस्लिम शासन से मुक्ति मिली है और 15वीं शताब्दी के अंत में स्पेन को मुस्लिम शासन से मुक्ति मिली है, लेकिन न तो स्पेन उसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाता और न ही इटली, सिसिली, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते। इंग्लैंड फ्रांस से अपने 1/3 से अधिक हिस्से को मुक्त कराने को स्वाधीनता दिवस के रूप में नहीं मनाता। तो हमारे आधे से अधिक हिस्से को अंग्रेजों से वापस मुक्त कराने को, यानी हमारा ही हिस्सा था, उसमें अनुचित हस्तक्षेप बाहरी अजनबी फिरंगियों ने किया था, उनको यहाँ से भागने को विवश करने को और अपने क्षेत्र पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करने को हम सफल हुए करने में। तो 15 अगस्त को क्या कहना चाहिए? फिरंग पराजय दिवस या फिरंगियों पर हमारी विजय का दिवस, जैसे हूण विजय, शक विजय आदि कहते हैं, तो फिरंग विजय दिवस अथवा फिरंग पलायन दिवस। लेकिन स्वाधीनता दिवस कहना पूरी तरह बंद होना चाहिए। विश्व में कोई भी स्वाभिमानी देश जिनके मुश्किल से 200-250 वर्षों का इतिहास है, वो भी शत्रु एक हिस्से में कब्जा कर ले और उसे मार भगाए तो उसके बाद स्वाधीनता नहीं रखते। ये क्या तमाशा है कि हमारे शासक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस रखते हैं। किसी भ्रम में या किसी अपने तात्कालिक उल्लास की प्रमत्त अवस्था में सजग न होने के कारण, उसके परिणामों के प्रति विचार नहीं करने के कारण, उसके फलितार्थों का चिंतन नहीं करने के कारण यूं ही अवश्य अचेत से स्वाधीनता दिवस चिल्लाते रहे, ये बंद होना चाहिए। अब हमें एक विवेक पूर्वक निर्णय लेकर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस कहना बंद कर देना चाहिए और इसे या तो फिरंग विजय दिवस या फिरंग पराजय दिवस या फिरंग पलायन दिवस, जो सम्यक लगे। मैं तो हूण विजय, शक विजय आदि उपाधियों, म्लेच्छ विजय आदि उपाधियों की परंपरा में इसको फिरंग विजय दिवस कहने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन अगर जैसा हमारे एक मित्र ने कहा कि फिरंग विजय से लगता है कि मानो उस दिन फिरंगियों की विजय हुई, तो आप फिरंग पराजय दिवस कह दीजिए या फिरंग पलायन दिवस कह दीजिए, पर स्वाधीनता से क्या अर्थ है? इतना प्राचीन गौरवशाली राष्ट्र जो सदा से स्वाधीन रहा है, उसको इस तरह से आप स्वाधीन कह के उसके पहले पराधीन कैसे बताते हैं? भारत कभी भी पराधीन नहीं रहा है। हमने इसीलिए पुस्तक भी लिखी है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। तो ऐसे भारत के लिए जो कभी भी पराधीन नहीं रहा है, स्वाधीनता दिवस मनाना बहुत ही लज्जा का विषय है। लेकिन उसको क्षमा किया जा सकता है कि आप उल्लास के अतिरेक में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो क्रिकेट में ही जीत गए, किसी कबड्डी में जीत गए, तो उसी को कहते हैं ओ हमारा विजय दिवस है, क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों से ट्रांसफर में पावर पाने वाले लोगों की बुद्धि भी संकीर्ण थी, सीमित थी, छोटी थी। वे भारत को कभी नहीं देख पाए। वह भारत जो लाखों वर्षों से एक महान राष्ट्र है, स्वाभाविक राष्ट्र है, जिसका लाखों वर्षों का प्रशस्त इतिहास हमारे महाभारत में, पुराण में और वाल्मीकि रामायण में है। हजारों वर्षों के जिसके विस्तार से ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिसमें ऐसे ऐसे गौरवशाली राजा हुए कि जिनके स्मरण मात्र से भारतवासी पुलकित हो जाते हैं। उन सभी महान राजाओं का या तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं को कोई स्मरण ही नहीं रहता, उन पर दृष्टि ही नहीं जाती। जैसे बच्चा है ना, क्रिकेट में जीत गया तो कहता हो आज तो हमारी जीत का दिन है, जीत का दिन है। तो एक छोटे से प्रयोजन में आप सफल हो गए तो आपको पूरा राष्ट्र ही भूल गया, राष्ट्र की विशालता और महानता भूल गई।
राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास भूल गया, राष्ट्र का अद्वितीय वैभव भूल गया, राष्ट्र के राज्य का ऐसा गौरवशाली विस्तृत साम्राज्य भूल गया, इसका विस्तार भूल गया, और इसके जिस संकुचित रूप को आपने अंग्रेजों से मिलकर स्वीकार किया उसके प्रति लज्जा तो आनी चाहिए। लेकिन स्वाधीनता दिवस कह के अगर आपने उस लज्जा को छिपाया है तो ठीक है, 75 वर्ष बहुत होते हैं। अपनी शर्म छिपाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने इसे स्वाधीनता दिवस कहना शुरू किया, जो कि वस्तुतः भारत के सिकुड़न का दिन था। भारत राष्ट्र के अफगानिस्तान नहीं, म्यांमार नहीं, नेपाल नहीं, यहाँ तक कि पूर्व और पश्चिम में बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। तो वो लज्जा और शर्म का, संकोच का और सिकुड़न का दिन है। लेकिन अगर आपको, ठीक ही है, कोई भी राष्ट्र इस तरह की अपनी कमी को नहीं याद करता, हमारे नेताओं की कमी है, वो राष्ट्र की कमी तो है नहीं, तो हमें राष्ट्र नेताओं की कमी को क्यों याद रखना चाहिए? उसके जो गौरवशाली पक्ष है कि हमने भगा दिया, अंग्रेजों को यहाँ से भागने को विवश होना पड़ा, उसे ही याद रखें। अपने गौरवशाली इतिहास और अद्वितीय साम्राज्य परंपरा का सदा स्मरण रखें। विश्व का कोई भी राष्ट्र इतने समय से ऐसा स्वाभाविक राष्ट्र नहीं रहा है, ऐसा गौरवशाली उसका इतिहास नहीं रहा है, इतने भव्य और प्रशस्त उसके साम्राज्य नहीं रहे हैं। उन सब की स्मृति नई पीढ़ी को कराने का, इतिहास बोध फैलाना भारत शासन का और भारत के समाज का, अगर शासन नहीं करता तो समाज के लोगों का कर्तव्य है। हम कब तक शासन रटेंगे? अगर भारत शासन दुर्भाग्यवश हीनता से भरे हुए लोगों के हाथ में ही रहता है, तो पहले समाज को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश में अधिक से अधिक फैलाएं इस बात को कि भारत कितना महान गौरवशाली इतिहास वाला राष्ट्र है, इसके कैसे कैसे भव्य साम्राज्य रहे हैं। और 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया आई, उसने कहा कि आज से मेरा भतीजा ब्रिटिश भारत का, यानी आधे भारत का वायसराय होगा। और बड़ी कुशलता से, कुछ भारतीयों के सहयोग से, छलपूर्वक 90 वर्ष तक आधे भारत में उन्होंने तरह तरह के काम किए। कुछ अच्छे काम भी किए, बहुत से गलत काम किए, फिर हमने उनको जाने को विवश कर दिया। अतः संपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ में, अपने विराट संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को फिरंगियों को भगाने में हमें यश प्राप्त हुआ, हम सफल हुए, इस बोध के साथ और अपने महान राष्ट्र के संपूर्ण इतिहास का स्मरण रहे, इस विवेक के साथ फिरंग विजय दिवस, या विजय से भ्रम होता है तो फिरंग पराजय दिवस अथवा फिरंग पलायन दिवस मनाना चाहिए। किसी भी रूप में स्वाधीनता दिवस कहना 15 अगस्त को बंद कर देना चाहिए। जब तक शासन नहीं करता तो हम समाज में इसको जगह जगह 15 अगस्त को फिरंग विजय दिवस या फिरंग पलायन दिवस के रूप में मनाना भारतीय समाज को, भारत राष्ट्र के स्वतंत्र बुद्धि नागरिकों को ये प्रारंभ कर देना चाहिए। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मेरा अनुरोध है कि अब वो इस हीनता जगाने वाले शब्द स्वाधीनता दिवस को हटाकर इसको सम्यक विशेषण दें। मेरी ओर से उसके लिए 3 शब्द प्रस्तावित हैं: फिरंग विजय दिवस, फिरंग पलायन दिवस अथवा फिरंग पराजय दिवस। जो लगे कि ये सम्यक अर्थ को संप्रेषित करता है वो शब्द प्रयुक्त किया जाए सर्वसम्मति से, शासन के स्तर पर विचार कर। तब तक भारत के नागरिक जगह जगह 15 अगस्त को अगर मनाना ही है तो फिरंग विजय दिवस, फिरंग पलायन दिवस मनाएं, स्वाधीनता दिवस कहना बंद कर दें। उससे इस महान राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की विस्मृति होती है, यही कहना है। भारत माता की जय।